एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस होप आप लोग ये जो भी वीडियोस में प्रोवाइड करवा रही हूँ आप इसको डेली देखते होंगे, अपने नोट्स बनाते होंगे और मतलब एक क्रम वाइज आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे पूरा। ठीक है, तो गाइस यूरोपियों के आगमन के क्रम में हम लोग ब्रिटिशर्स पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी को पढ़ चुके हैं, कर्नाटका का युद्ध पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा बचता है वो बचते हैं डच और डेनिश। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रांसीसियों के बाद स्वीडिश भी आते हैं 1731 में, बट उनका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, ना ही इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग। तो हम स्वीडिश को नेगलेक्ट करते हुए केवल हम लोग डच और डेनिश पढ़ेंगे और आज ये अंतिम वीडियो रहेगा यूरोपियों के आगमन के क्रम में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, और ऐसे ही टॉपिक और टॉपिक करते 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 हम मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री पूरी, उसके बाद पॉलिटी, और इसी क्रम में हम पूरी जीएस का सिलेबस समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर जो है डच और डेनिश। इसमें हम पढ़ लेते हैं पहले डच को। तो गाइज ये डच जो होते हैं, ये डच 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और ये कंपनी जो होती है ये संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है। संयुक्त पूंजी का मतलब क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर है और प्राइवेट का भी। ठीक है, जो कैपिटल लगी हुई है वो गवर्नमेंट की भी है और प्राइवेट की भी है। ठीक है, इस कंपनी का जो नाम होता है वो होता है बेरिंगदे ओस्ट इंडेशे कंपनी। ठीक है, कहीं कहीं इनका हल्का सा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है बस कंपनी के नाम का, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में ही प्रोनाउंस करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो डच जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ के निवासी होते हैं, हॉलैंड के। ठीक है, और हॉलैंड की जो संसद होती है, ठीक है, तो हॉलैंड की संसद के द्वारा एक चार्टर स्वीकार किया जाता है कि यहाँ पे कंपनी को सारे अधिकार दे दिए जाते हैं कि कंपनी युद्ध छेड़ सकती है और कंपनी संधि भी कर सकती है, इलाके भी जीत सकती है और किले बंद भी करा सकती है अपनी बस्तियों को या कोठियों को। ठीक है, तो ये अधिकार संसद किसको दे देती है, कंपनी को। जहाँ एक तरफ आपने पढ़ा होगा कि जब हम फ्रांस की कंपनी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सरकारी होती है और सरकार का उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, तो वो सरकार के अंडर में ही काम करती है। बट यहाँ क्या किया हॉलैंड की संसद ने कि जो भी ये सारे अधिकार हैं युद्ध वगैरह के संधि के, ये अधिकार किसको दे दिए हैं, कंपनी को दे दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये डच थे गाइज, ये लोग पहले से ही भारत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, इनका इंटरेस्ट जो था ज़्यादातर वो था इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर और स्पाइस आइलैंड पर। ठीक है, इन तीनों द्वीपों पर इन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था क्योंकि यहाँ मसालों का ज़्यादा मतलब मसालों की जो पैदावार थी वो ज़्यादा होती थी और इनको मोस्टली व्यापार जो करना था वो मसालों के व्यापार में ही मतलब ज़्यादा मुनाफा ये लोग कमाते थे। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि जो ये डच हैं ये मलय जो है, मलय जल डमरू मध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को ये एकदम खदेड़ देते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस प्रकार पुर्तगाली जो हैं वो एक सदी तक राज करते हैं। बट क्या होगा कि हॉलैंड से डच आएंगे, फ्रांसीसी आते हैं और अंग्रेज़ आते हैं, तो जब 16वीं सदी के उत्तरार्ध में ये सभी शक्तियाँ आती हैं तो ये पुर्तगालियों को खदेड़ देती हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि इंडोनेशियाई द्वीपों से डच जो है वो पुर्तगालियों को खदेड़ देंगे। ठीक है, 1623 में देखेंगे कि डच जो हैं वो अंग्रेज़ों को भी हराते हैं। अंग्रेज़ क्या करते हैं कि इन क्षेत्रों पर अपने अधिकार की कोशिश करते हैं, लेकिन डच क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों को 1623 में हरा देते हैं। ठीक है, 1658 में हम देखेंगे कि जो डच हैं ये पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लेते हैं। ठीक है, और इस क्रम में अपने व्यापार और अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। अब ये भारत में इनका क्या योगदान रहता है, हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। भारत में जब डच आते हैं तो ये मसालों का व्यापार मतलब स्टार्टिंग में करते हैं कि हमें मसालों का ही व्यापार करना है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये कपड़ों का भी व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए ये मालाबार तट को ना चुन करके कोरोमंडल तट से अधिक व्यापार किया करते थे। ठीक है, और कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय जाता है ये भी डचों को ही जाता है, और ये एज इट इज़ आपसे आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि कपड़े को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो वो डचों को जाता है। डच नील और शोरा का भी व्यापार किया करते थे भारत से। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो डच हैं वो अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो डचों की जो प्रथम फैक्ट्री है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई जाती है, किसके द्वारा, वादेर हेग के द्वारा। ठीक है, इनकी सेकंड फैक्ट्री जो है वो लगती है पेटापुल्ली में, और ये पेटापुल्ली कहाँ है, आंध्रा में है। ठीक है गाइस,
ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई होप कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा। थोड़ा सा आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि कुछ भी ब्लर ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब डच क्या करते हैं आगे कि चंद्रगिरी के राजा से एक समझौता कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो पुलिकट का क्षेत्र है, पुलिकट को अपना केंद्रीय स्थल बना लेते हैं। कौन? डच, ठीक है। और इसी पुलिकट स्थान पर ये अपना सिक्का डालते हैं, और सिक्के का नाम क्या होता है? पैगोडा, ठीक है। ये एक एक लाइन से सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सभी रिपीटेडली आयोग द्वारा पूछे गए हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पीसीएस हो, या अदर कोई एग्जाम हो, ठीक है। अब डच क्या करते हैं कि अभी तक तो इनका पुलिकट था केंद्रीय स्थल, लेकिन बाद में चलकर आगे चलकर ये अपने केंद्रीय स्थल को शिफ्ट कर देते हैं पुलिकट से नागपट्टनम। अब नागपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, अब इनका केंद्रीय स्थल ये बन जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, किसके मध्य? डच वर्सेस अंग्रेज, ठीक है। इसमें अंग्रेज क्या करते हैं कि डचों को बुरी तरह से हरा देते हैं, और इसका परिणाम क्या निकलता है कि डचों की व्यापारिक गतिविधियां जो हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में वो बंद हो जाती हैं, मतलब कि कम हो जाती हैं व्यापारिक गतिविधियां भारत में, ठीक है। और 1795 का एक दौर आएगा जब डच जो है वो पूर्णतया भारत से चले ही जाते हैं, और बस डचों में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, और यही फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं डेनिश की तरफ। डेनिश भी कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूर है, हर किसी के बारे में जानते रहना है, ठीक है। डेनिश जो है ये डेनमार्क के निवासी होते हैं, डेनमार्क से आते हैं, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है। 1616 में ये भारत में प्रस्थान करते हैं, और इनके विषय में एक बात जान लीजिए कि ये जो डेनिश हैं ये भारत में राज्य स्थापित करने की मंशा से नहीं आते, ठीक है। इनकी मंशा सिर्फ व्यापार तक ही रहती है, ये नहीं सोचते हैं कि हमें यहाँ पे राज्य स्थापित भी करना है, ठीक है। डेनिश आते हैं तो अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? 1620 में ट्रैंकूवर तमिलनाडु में, ठीक है। बस ये जो है ये आप याद करते चलिएगा, अगर इनके विषय में पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा, ठीक है। या तो ये डेट पूछ सकता है कि 1616 में आते हैं, ठीक है। कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। प्रथम फैक्ट्री कब लगाते हैं? 1620 में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? ट्रैंकूवर तमिलनाडु में, ठीक है। अब सिर्फ यहीं पर नहीं, आगे चलकर मसूलीपट्टनम, पोर्टा नोवा, श्रीरामपुर बंगाल में है, यहाँ भी अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार करते हैं, मतलब फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। अब श्रीरामपुर के परिप्रेक्ष्य में एक बात जान लीजिए कि ये श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है, ये इसको अपना डेनिश जो है मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। डेनिश का मुख्यालय कहाँ पर था? श्रीरामपुर बंगाल में, ठीक है। और 1854 में डेनिश अपनी सारी जितनी भी कंपनी इन्होंने लगाई हैं, ये इन सभी को अंग्रेजों को बेच करके और ये भारत छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस इसी क्रम में आपका जो ये टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, ये समाप्त होता है पूरे 360 डिग्री में। आप बस इतना ही कर लीजिए जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। वीडियो को आप बार बार देखिएगा, अगर आप एक बारी में याद ना कर पाएँ तो, ठीक है। इसके नोट्स बनाइएगा गाइज अपने, ठीक है। और जितना भी हो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।